हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश जेल प्रहरी वनरक्षक 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। 30 मई 2023 सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस हम कवर करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं जो कि यहाँ पर पूरी डिटेल के साथ में हम कवर आपको करवाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको मिले तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों के लिंक हमने डाल दिए हैं, दोनों को आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर ये सिंपल स्टेप अगर फॉलो करेंगे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में तो आपको पीडीएफ बड़ी आसानी से मिल जाएगी। ये हमारी जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की बिल्कुल स्पेशल नए पैटर्न की टेस्ट सीरीज है। तो इस टेस्ट सीरीज पर काफी अच्छा स्पेशल ऑफर भी चल रहा है और जो लिमिटेड टाइम के लिए, सीमित समय के लिए, और ये ऑफर जल्द समाप्त होने वाला है। तो अगर आपने इनरोल नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि 99 रुपीज में आपको ओनली ऑन टेस्ट सीरीज मिल रही है। अब तक का सबसे बड़ा ऑफर है, तो एक बार जरूर से विजिट करिएगा, एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर डिटेल आपको पता चल जाएगी। और पांचों सब्जेक्ट के क्वेश्चंस कवर करेंगे फटाफट। आइए अब हम कवर कर लेते हैं। और उससे पहले हम बता दें आपको कि हमें जो क्वेश्चन सेंड किए हैं आज, ये शिवम गुप्ता जी जो कि शिवपुरी से हैं, इन्होंने 63 स्कोर किया है। आदित्य पटेल जी जो कि महू से है 61 स्कोर किया है। अरुण पाटीदार जी जो कि शाजापुर से है 70 स्कोर इन्होंने किया है। तो इन्होंने आज हमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन सेंड किए हैं जो कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे और इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस लिखकर भी लेकर आए, उसके बाद में इन्होंने जो हमें बताने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। पूरे क्वेश्चंस एज इट इज पैटर्न के हिसाब से हमें बताने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प इनके द्वारा की गई है। क्लियर है? तो अगर आपका भी आगामी दिनों में एग्जाम है या नेक्स्ट शिफ्ट में, कल फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड में, थर्ड में, कभी भी आपका एग्जाम है आने वाले दिनों में, तो आप इन नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी आपका पेपर हो आप हमें अपने क्वेश्चंस जरूर से सेंड करें ताकि हमें पता चल पाए कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, हम बाकी लोगों को भी अपडेट कर पाए। क्लियर है? तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पर, और जरूर से क्वेश्चन सेंड करिएगा, क्योंकि आपकी हेल्प लोग जो बाकी सारे लोग जो हैं ये सभी आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो आप भी इनकी हेल्प कर सकते हैं। क्लियर है? आइए स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, भारत और पाकिस्तान को कौन सी रेखा विभाजित करती है? भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है ये रेड क्लिफ रेखा है, याद रखिएगा। भारत के विभाजन के दौरान रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बन गई और भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद में बनी है, जिससे वर्तमान बांग्लादेश भी सम्मिलित है। क्लियर है? और सर सिरिल रेड क्लिफ इनका नाम है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि रेड क्लिफ जो रेखा है किसके नाम पर रखी गई है और किसने खींची थी, तो सर सिरिल रेड क्लिफ ने रेड क्लिफ रेखा को खींचा है ना, किया, जो भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है। रेड क्लिफ रेखा जो को भारत के विभाजन के बाद 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा घोषित किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें डूरंड रेखा की, तो इसके पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा विभाजित होती है, या ये जो रेखा है ये बेसिकली पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है, डूरंड। मैकमोहन रेखा की बात करें तो भारत और चीन के बीच में सीमा की चिन्हित करती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पानीपत का प्रथम युद्ध किन के बीच में हुआ था? तो पानीपत का पहला जो युद्ध हुआ था ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। आप याद रखिएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। 1526 में काबुलिस्तान के तैमूर शासक बाबर की मुगल सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की काफी बड़ी शासक सेना को पराजित किया था, है ना। पानीपत एक पौराणिक स्थान था जहां 1526 के बाद मुगलों और अलग अलग अन्य ताकतों के बीच में कई युद्ध हुए थे। क्लियर है? तो यही युद्ध था बेसिकली जिससे भारत में जो है मुगलों की शुरुआत हुई, और ये जो इब्राहिम लोदी थे, लोदी वंश का यहीं से समाप्त हुआ। इसके बाद में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने इसी युद्ध के बाद में रखी थी। क्लियर है? पानीपत के दूसरे युद्ध की बात करें, पहला युद्ध तो पता चल चुका है 1526 में किसके किसके बीच में हुआ था, बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 को हेमू विक्रमादित्य और अकबर के बीच में बेसिकली ये लड़ा गया था। अगर हम बात करें पानीपत के तीसरे युद्ध की, तो यह जो हुआ था 14 जनवरी को हुआ था 1761 को, मराठा और अहमद शाह दुर्रानी के बीच में ये लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, ग्वालियर के कप्तान रूप सिंह स्टेडियम की स्थापना कब हुई थी? तो ग्वालियर में कप्तान रूप सिंह स्टेडियम की स्थापना हुई थी 1978 में। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में एक क्रिकेट स्टेडियम है और इसकी स्थापना 1978 में हुई थी, 1978 में। इस मैदान पर पहला जो वनडे खेला गया था ये 1988 में खेला गया था। पहला मैच भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में यहाँ पर खेला गया था 1988 में। मैदान का स्वामित्व मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के पास में है। और कैप्टन रूप सिंह की बात करें तो ये प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे, और ये जो स्टेडियम है ये क्रिकेट का स्टेडियम है, तो इसमें काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। उनका नाम जबलपुर में हुआ, देखिए उनका जो जन्म हुआ था ये जबलपुर में हुआ था। 1977 में ग्वालियर में उनका निधन हो गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जॉर्ज कैसल महल कब बनाया गया था? जॉर्ज कैसल महल बनाया गया था 1911 में। कहाँ पर है? शिवपुरी का जो माधव राष्ट्र उद्यान है यहाँ पर देखने को मिलता है जॉर्ज कैसल महल। क्लियर है? किस लिए बनाया गया था? तो देखिए ये जो महल है 1911 में ग्वालियर के तत्कालीन सिंधिया शासक थे, इनके द्वारा इंग्लैंड का राजा था जॉर्ज पंचम, इनके एक रात भर ठहरने के लिए बेसिकली ये बनाया गया था। और ये इसलिए आया था क्योंकि यहाँ पर इसको बाघों की शूटिंग के लिए जंगल का दौरा करना था और शिकार करना था, तो इसलिए यहाँ पर ये आया था और एक रात ठहरने के लिए बेसिकली ये महल सिंधियाओं ने खड़ा करवाया था या बनवाया था। तो ये आप याद रखिएगा पॉइंट। पर्यटकों को यहाँ
से झीलों का मनमोहक दृश्य और करदई जंगलों का विहंगम जो दृश्य है ये दिखाई देता है। जॉर्ज कैसल माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है और माधव नेशनल पार्क के अंदर अपने उच्चतम बिंदु पर समुद्र तल से 484 मीटर, या अगर फीट में पूछा जाए तो 1597 फीट, ये क्वेश्चन पटवारी में पूछा जा चुका है। ये जॉर्ज जो कैसल भवन है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 484 मीटर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कहां पर है, शिवपुरी में माधव नेशनल पार्क में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 1983 में किस स्थान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, या कोई हमें बता रहे थे कि ये क्वेश्चन इस तरह से था कि 1983 में किस स्थान को विश्व धरोहर स्थल घोषित नहीं किया गया है। क्लियर है। अब खैर जो क्वेश्चन हो आपको यहाँ से पूरा डिटेल पता चल जाएगी कि क्या क्या आपकी चीजें हैं। देखिए 1983 में जिन स्थानों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है उनमें आगरा का किला, एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं और ताजमहल शामिल है। इन चारों स्थानों को 1983 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया। क्लियर है। अब जो इनके अलावा था, इन चारों में से के बाद में जो ऑप्शंस आपको मिला होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। देखिए यहाँ पर हमने पूरी लिस्ट डाल दी है जितने भी भारत में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उनकी, कौन से राज्य में है, कौन सा है और कब इसको घोषित किया गया है यूनेस्को में। तो ये तीनों डिटेल डाली है और यहीं से आपकी ज़्यादातर क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पर इस पीडीएफ को मैं एप्लीकेशन पर डाल दूंगा। अब तक की सारी पीडीएफ डाल दी है तो वहाँ से आप इसका अच्छे से रिवीजन करके जाए क्योंकि सीधे सीधे यहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं। आगरा का किला उत्तर प्रदेश में है, 1983 में बना है, ये घोषित हुआ है यूनेस्को की साइट में। और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में 1983 में, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र 1983 में और ताजमहल उत्तर प्रदेश में आता है। तो यानी कि 2 महाराष्ट्र और 2 उत्तर प्रदेश के 1983 में यूनेस्को में शामिल हुए थे। क्लियर है। उसके बाद में 1984, 85, 86, 87 इस तरह से पूरी लिस्ट है और ये लिस्ट काफ़ी बड़ी है, 40 के समथिंग पूरा डेटा है यहाँ पर। देखिए 40 स्थल है जो कि यूनेस्को में शामिल है। और लास्ट जो है ये धोलावीरा है जो कि गुजरात में है, 2021 में शामिल हुआ है। कालेश्वर रामप्पा मंदिर जो कि तेलंगाना में है, ये भी 2021 में शामिल हुआ है। तो अगर आपसे पूछे जाए कि अब तक का ज्ञात सबसे लास्ट वाला जो यूनेस्को धरोहर कौन सा है भारत का, तो ये धोलावीरा जो कि गुजरात में 2021 में हुआ है। ये लिस्ट आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा एप्लीकेशन पर क्योंकि वहां पर मैं पीडीएफ डाल दूंगा और आप अच्छे से कर लीजिएगा। सांची के बौद्ध स्मारक 1983 में 1989 में, तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा अच्छे से, पूरी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ताज महोत्सव का आयोजित किया जाता है। तो ताज महोत्सव जो आयोजित किया जाता है ये प्रतिवर्ष 18 फरवरी से 27 फरवरी के बीच में आयोजित किया जाता है। क्लियर है। अब ऑप्शंस किस हिसाब से मिले थे और हमें बता रहे थे कि मई वाले ऑप्शंस थे, मई जून करके ऑप्शंस थे। तो इस तरह से हमें यहाँ पर कोई भी डेटा नहीं मिल पाया इससे रिलेटेड। हो सकता है उसमें थोड़ा सा अलग पैटर्न में क्वेश्चन आपका बना होगा। बाकी ताजमहल वाला जो क्वेश्चन है ताज महोत्सव वाला, ये पटवारी में भी पूछा जा चुका है। पटवारी में पूछा गया था ताज महोत्सव का जो आयोजन है ये किस गांव में या कहां पर किया गया, तो शिल्पग्राम उसमें आपका राइट आंसर होता। तो ताज महोत्सव भारत के आगरा में शिल्पग्राम में एक वार्षिक 10 दिवसीय बेसिकली कार्यक्रम है जो कि 18 से 27 फरवरी के बीच में होता है। और ये जो त्यौहार है 18वीं-19वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश में प्रचलित पुराने मुगल काल और नवाबी शैली की याद को ताजा करता है। और ताजमहल के पूर्वी द्वार के पास शिल्पग्राम में मनाया जाता है बेसिकली ताज महोत्सव। अगला क्वेश्चन पूछा गया है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, और ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट शिफ्ट में भी आपका पूछा गया है और सेकंड शिफ्ट में वापस से क्वेश्चन आ चुका है। तो संविधान सभा की पहली बैठक जो आयोजित हुई या पहली बैठक हुई थी, ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। क्लियर है। तो गाइस संविधान हो गया ये आपके, और अब आपके जो युद्ध वाले हैं, युद्ध से रिलेटेड भी क्वेश्चन आने लगे, युद्ध संधियों से, तो इनको भी आप देखकर अच्छे से जाइएगा। गाइज में जो एनालिसिस हम आपको करवा रहे हैं डेली वाइज, इसमें से डेली आपके 4 से 5 क्वेश्चंस एनालिसिस से ही आ रहे हैं। हमने पहले जो पढ़ा है उनकी बात छोड़िएगा, अभी जो डेली एनालिसिस कर रहे हैं एग्जाम से जब से स्टार्ट हुई है तब से अब तक जो कर चुके हैं उसमें से ही 4 से 5 क्वेश्चंस डेली आपके बन रहे हैं। तो आप एनालिसिस को जरूर से देखें। हमने प्लेलिस्ट बना दी है, यहाँ पर ऊपर आप आई बटन पर लिंक मिलेगी, तो आप जितने भी एनालिसिस अब तक हमने करवाए हैं उनको पूरा डिटेल में देखें क्योंकि वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिलेटेड ही बन रहे हैं। क्लियर है। 9 दिसंबर 1946 को पहली बार संविधान सभा की बैठक हुई थी और कैबिनेट मिशन द्वारा प्रदान किए गए ढांचे के आधार पर 9 दिसंबर 1946 को एक संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान बनाने वाली संस्था का चुनाव प्रांतीय विधानसभा द्वारा किया गया था, है ना। और जिसमें 389 सदस्य थे, जिनमें 93 देसी रियासतों के थे और 296 ब्रिटिश भारत से थे। संविधान सभा की जो पहली बैठक थी ये 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान का अंतरिम अध्यक्ष चुना गया था। हालांकि 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी, दूसरी बैठक, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष के तौर पर चुने गए थे। क्लियर है। और एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष बेसिकली इसमें बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है सत्यम का फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ योगा एंड मेडिटेशन इसका फुल फॉर्म है सत्यम का पूर्ण रूप आप याद रखिएगा, यही आपका ऑप्शन में दे रखा था। अगला क्वेश्चन है किस कंपनी ने प्रसार भारती के साथ मिलकर स्वतंत्रता दिवस मनाने का अनुबंध किया था, तो दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इस तरह से ये ऑप्शन आपको आई थिंक मिले थे। भारत के वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष कौन है, ये आपका नेशनल का करंट अफेयर का क्वेश्चन है रिसेंटली, और हमने एग्जाम टाउन जो चैनल है हमारा जरूर से विजिट करिएगा, वहां पर पूरा नेशनल का करंट अफेयर हमने कवर करवा रखा है। व्यापम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा हमने अलग टॉपिक वाइज आपको करवा दिया है, तो आप प्लेलिस्ट चेकआउट करेंगे, सारे वीडियोस आपको व्यवस्थित रूप से मिल जाएंगे, तो आप जरूर से देख के उनको जाइएगा।
क्लियर है। भारत के वर्तमान में जो वायुसेना अध्यक्ष इनका नाम है विवेक राम चौधरी। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने 30 सितंबर 2021 को वायुसेना प्रमुख CAS के रूप में पदभार ग्रहण किया और वहां भारतीय वायुसेना के 27वें नंबर के वायुसेना अध्यक्ष हैं। क्लियर है। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती RKS भदौरिया का पदभार ग्रहण किया है और पद के लिए नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति जो करती है इनके द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, थानला में सीढ़ीदार कुआं किस काल या वंश में के काल में बना था? राष्ट्रकूट, चालुक्य, किस तरह से ऑप्शंस दे रखे थे, एग्जैक्ट डेटा इसका हमें नहीं मिल पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिषद 1988 की समिति में कौन सी थी? इस तरह से क्वेश्चंस बना था। न्यायमूर्ति RS सरकारिया आपका करेक्ट आंसर रहेगा। संविधान का अनुच्छेद 263 एक अंतर्राज्यीय परिषद है ना, इंटर स्टेट काउंसिल ISC इसको बोला जाता है, इसका गठन का प्रावधान करता है और न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में गठित आयोग ने 1988 में अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा की थी कि अनुच्छेद 263 के अंतर्गत स्थापित अंतर्राज्यीय परिषद को स्थायी बना दिया जाए और उसका नाम बदलकर अंतर सरकारी परिषद IGC कर दिया जाए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इंडिया स्टील 2023 का उद्घाटन किसने किया है? तो इंडिया स्टील 2023 का जो उद्घाटन किया ये ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 19 अप्रैल को मुंबई के गोरेगांव में स्थित मुंबई प्रदर्शनी केंद्र में इंडिया स्टील 2023 का उद्घाटन किया है और केंद्रीय इस्पात मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से इंडिया स्टील 2023 का जो आयोजन है ये किया गया। इस्पात उद्योग पर सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी 19 से 21 अप्रैल तक आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय नियुक्त किया गया है या बनाया गया है? तो ये जो संस्थान है इसका नाम है भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc है ना, IISc बेंगलुरु आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु विज्ञान 20 यानी S20 के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करेगा, जो G20 के हिस्से के रूप में स्थापित एक कार्यकारी समूह बेसिकली है जिसकी अध्यक्षता 2023 भारत में करेगा। और 2023 में है ना S20 की थीम नवोन्मेषी और सतत विकास के लिए विघटनकारी विज्ञापन है और इस व्यापक मुद्दे पर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में साल भर चर्चा होगी। अगरतला, लक्षद्वीप और भोपाल में होने वाली चर्चाओं में 3 मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, सार्वभौमिक समग्र स्वास्थ्य, हरित और भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा, विज्ञान और समाज को जोड़ना। चर्चाओं के अलावा पुडुचेरी में एक उद्घाटन सम्मेलन और इसके अलावा कोयम्बटूर में एक शिखर बैठक भी इसके तहत की जाएगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उष्णकटिबंधीय देश कौन सा नहीं है? तो जो उष्णकटिबंधीय देश है वो मैं आपको बता दूं, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, युगांडा और नाइजीरिया, ये जो 6 देश है ये उष्णकटिबंधीय देश है। इनमें से छोड़कर जो भी आपको ऑप्शन मिला होगा वो आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नील नदी को किस देश की रीढ़ के रूप में जाना जाता है? तो नील नदी को मिस्र देश जो है इसकी रीढ़ की हड्डी के रूप में जाना जाता है या इस देश की रीढ़ के रूप में जाना जाता है। नील दुनिया की सबसे लंबी नदी है और यह पूर्वी अफ्रीका क्षेत्र में दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। नदी का अधिकांश भाग मिस्र में बहता है और यह कृषि, मछली पकड़ने का स्रोत है और देश में परिवहन की सुविधा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, 32वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर माधव हाड़ा को सम्मानित किया गया 32वें बिहारी पुरस्कार से। डॉक्टर माधव हाड़ा को के विल्डा फाउंडेशन द्वारा उनकी किस साहित्यिक कृति के लिए 32वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया? क्लियर है। तो उनकी जो कृति थी मैं आपको पहले ही बता दूं, आपको सारी चीज़ें एक एक चीज़ें यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। देखिए, हिंदी के चर्चित साहित्यकार मधु कांकरिया और डॉक्टर माधव हाड़ा को क्रमशः 2021 और 22 के लिए 31वां और 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है। प्रसिद्ध हिंदी कवि बिहारी लाल के नाम पर यह पुरस्कार हर साल हिंदी या राजस्थानी में लेखक कार्य के लिए बेसिकली स्पेशली लेखक द्वारा पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट कार्य के लिए इनको दिया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 21वें संशोधन अधिनियम है ना, 21वां संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा को जोड़ा गया है? तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया, सिंधी को। 1967 में यह हुआ था। 21वां संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में भाषाओं की सूची में सिंधी को जोड़ा गया। 67 में 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का जिक्र है। मूल रूप से केवल 14 भाषाओं को उल्लेख किया गया था, बाद में कई संशोधन के बाद में अन्य भाषाओं को इसमें जोड़ा गया और अभी वर्तमान में 22 भाषाओं का यहाँ पर उल्लेख देखने को मिलता है। भारत में तटीय सीमा पर कुल कितने बंदरगाह है? तो भारत में तटीय सीमा पर 11 बड़े, 20 मध्यम और 144 छोटे आकार के बंदरगाह देखने को मिलते हैं। अब ये तो काउंट करके आपसे पूछा होगा, ये अलग अलग पूछा होगा, जो भी पूछा होगा आई थिंक आपने जवाब दे दिया होगा। भारत में 13 प्रमुख, 200 छोटे तथा मध्यम अधिसूचित बंदरगाह भी है। 13 प्रमुख बंदरगाहों में से 6 पश्चिमी तट पर है और 6 पूर्वी तट पर देखने को मिलते हैं। भारत की कुल तटीय सीमा कितनी है? तो 7516 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो गाइज यहाँ पर पूरे के पूरे क्वेश्चंस मिल चुके हैं। एक क्वेश्चन आपका मिसिंग है, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, बाकी लोगों को भी उसके बारे में पता चल पाए। क्लियर है। तो गाइज आगे हम बढ़ते हैं और साइंस को कवर कर लेते हैं फटाफट। हमारी जेल परारी फॉरेस्ट गार्ड की नई टेस्ट सीरीज है, 99 रुपीज़ में मिल रही है। अगर आपने इनरोल नहीं किया है कर लीजिएगा, काफी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहा है। दोबारा से ये ऑफर नहीं मिलेगा और लास्ट टाइम है, लास्ट डे है, इसके बाद में ये ऑफर समाप्त हो जाएगा।
हमारी सब इंस्पेक्टर स्पेशल टेस्ट सीरीज है, एमपी कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज है ये आपकी, और ई बुक है हमारी 2023-24 की, 22-23 की, मध्य प्रदेश की। तो इन पर भी काफी अच्छे स्पेशल ऑफर है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। साइंस का पहला क्वेश्चन है गाइस, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश किसके लिए कार्य करता है? तो प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है, इसमें क्लोरोफिल मौजूद होती है, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल जो है सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का अवशोषण करता है। वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस कौन सी होती है? तो नाइट्रोजन गैस होती है, ये आप सभी को पता ही है। सुबह पूछा गया था कितने प्रतिशत होती है, अब पूछा गया है कौन सी गैस होती है। पीने का पानी का नाम क्या है? तो पेयजल इसको बेसिकली बोला जाता है। धावन सोडे का सूत्र क्या है? तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट होता है ये, तो ये आप याद रखिएगा। पीवीसी का पूरा नाम क्या है? पॉलीविनाइल, है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कॉस्टिक सोडा का उपयोग क्या है? सर्फ और साबुन बनाने में कॉस्टिक सोडे का यूज किया जाता है। तो ये साइंस के सारे क्वेश्चंस थे। अब हम हिंदी की बात करें, हिंदी में शुद्ध शुद्ध से क्वेश्चंस बने हैं आपके, सेम टॉपिक के सारे क्वेश्चंस वहीं से आ रहे हैं आपके, वाक्य से क्वेश्चंस बने हैं, विलोम शब्द आपका पूछा गया, पर्यायवाची से क्वेश्चन है, कारक से क्वेश्चन है, समाज से क्वेश्चन बनाए, अलंकार से क्वेश्चन पूछा गया, अवयव प्रत्यय हो गए, तत्सव तद्भव हो गए आपके, और सूद का विलोम आपसे पूछा था। इसके अलावा PQRS वाले क्वेश्चंस डेली आपके बन रहे हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच से भी क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, और इंग्लिश में आपका फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस बन रहे हैं, मिस स्पेल्ट वाले क्वेश्चंस बन रहे हैं, ईरर वाले क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो इन टॉपिक को आप अच्छे से देख कर जाइएगा। मैथ्स की बात करें, समय कार्य से क्वेश्चन से, चाल दूरी से क्वेश्चन से आपके, इसके अलावा गाइस SICI से भी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, क्षेत्रमिति से क्वेश्चन है आपके, इसके अलावा सरलीकरण आपका आ रहा है डेली, समांतर चतुर्भुज संख्या पद्धति हो गई, LCM SCF से क्वेश्चंस बन रहे हैं, लाभ हानि से क्वेश्चंस बन रहे हैं, परसेंटेज, आयु सीमा, रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन से, इसके अलावा गाइस आपके माध्यिका से क्वेश्चन है और बोर्ड मास से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये पूरा मैथ्स का आपको डिटेल में हमने बता दिया कहाँ कहाँ से किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। क्लियर है? और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियोस अगर आपको रेगुलर मिलते रहे, तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। ये हमारी जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की टेस्ट सीरीज है, 99 रुपीज़ में मिल रही है ओनली ऑन आपको, तो जल्दी करें, ऑफर सेमेस्टर के लिए है। और भी डिटेल अगर आप चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में इनके बाद में पूरे डिटेल ले सकते हैं। इस वीडियो की PDF टेलीग्राम पर, एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगी, दोनों के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। ये सिंपल 3 स्टेप आप फॉलो करेंगे तो आसानी से आपको PDF मिल जाएगी और अच्छे से रिवीजन इनके बारे में कर सकते हैं। अब तक की सारी PDF हमने एप्लीकेशन पर डाल दिए, तो एप्लीकेशन को जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर व्यवस्थित रूप से डेट वाइज हमने डाल के रखी है, शिफ्ट वाइज, डेट वाइज, तो आप वहाँ से डायरेक्टली सीधी आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है? तो गाइज इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेप्टिक एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।